सर देखो अब इसमें आता है डेंसिटी का। डेंसिटी है जो डेंसिटी में क्या होगा, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू जनरली क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जेड का मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसको हम जेड से दिखाएंगे। एम का मतलब होता है हाँ, आवाज कट रही है आपकी। सर रिपीट कर दो। ओके, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू जनरली मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, लेकिन अभी मैं इसको डेरिवेशन कराऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए होता है। ये याद रखना आपने, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का यही फॉर्मूला होगा। ठीक, तो जेड क्या है यहाँ पे, जेड इज नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है वो जेड है। ठीक, दूसरा एम, एम क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ए क्या है यहाँ पे, एज लेंथ, ए इज एज लेंथ, और एन ए है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है इसमें। जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, एम इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ए इज इक्वल टू एज लेंथ, और एन ए इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ये आया कैसे, इसको मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेंथ और हाइट है, ब्रेथ है, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों जगह क्यूब है तो तीनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू आ गई ए क्यूब। ठीक है, तो टोटल मास अपॉन ए क्यूब। अब देखो टोटल मास का मतलब क्या हुआ, टोटल मास का मतलब हुआ कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे इनटू मास ऑफ वन एटम, यही तो होता है मास ऑफ वन एटम, और जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 10 लोग हैं तो एक एटम का मास इंटू 10, तो टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, टोटल मास मीन्स जितने नंबर ऑफ एटम होंगे इनटू मास ऑफ वन एटम, वो आ गया आपका टोटल मास। ठीक है, लेकिन जब आप मोलर मास लिखते हो तो मोलर मास हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि सोडियम का मोलर मास लिखो तो ये होता है 23 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का मास इतना है। ठीक है, तो एक मोल का मास इतना है, तो वन एटम का मास कितना होगा। ठीक है, तो वन एटम का मास कितना होगा, जैसे मैंने कहा ये 23 ग्राम है, 23 ग्राम क्या होगा, वन एटम का मास होगा। ठीक, तो मैं कहूंगा कि वन मोल का मास कितना होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। क्लियर है, वन मोल का मास कितना होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। तो एक एटम का मास कितना होगा, तो इसको वन मोल से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना एटॉमिक मास है अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी वन मोल, तो इसको अपॉन में डिवाइड कर दिया हमने, वन मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इसलिए ये जो फॉर्मूला बन के आया वो फाइनली क्या हुआ, जेड इंटू मास ऑफ वन एटम की जगह पे क्या लिखेंगे, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे, ए क्यूब। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला, ये इससे आप डेंसिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो डेंसिटी बेस्ड है, तो उसमें इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। डेंसिटी वाले क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो डी फॉर डेंसिटी, जेड मींस नंबर ऑफ एटम, अभी हमने कहा ना जितने भी एटम होंगे, तो एटम हो गया। एम मींस एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ए फॉर एज लेंथ, ए फॉर एज लेंथ, ठीक है। और एन ए फॉर एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है अब? Yes, बताओ। sir. हाँ, तो ये फॉर्मूला देखो, डेरिवेशन में मैंने आपको बता दिया कि ये आया कैसे फॉर्मूला। जब भी आप मोलर मास लिखते हो तो ध्यान रखना, मोलर मास में क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपको कार्बन का मोलर मास आप बोलोगे 12, तो ये 12 ग्राम पर मोल है, यानी एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, इसका मास है 23 ग्राम। ठीक है, तो एक एटम का कितना होगा, तो एक 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। तो इसीलिए हमने 1 एटम के मास को क्या कर दिया, उसका एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो ये किसका आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं डेंसिटी के लिए, एक ही फॉर्मूला ये बस। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये भी हमारा फिनिश हो गया। आज देखते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करेंगे सारे के सारे। न्यूमेरिकल या कोई भी और आगे के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो इसी के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक ये भी है, इसको भी याद कर लेना आप, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेता है, कोर्स में कई बार नहीं दिखा रहा है ये, लेकिन पूछ लेता है ये आपसे, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर द वेरियस टाइप ऑफ वाइड्स। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरीके के वाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला होता है रेडियस रेशियो का मतलब आर प्लस ऊपर होगा और आर माइनस नीचे होगा, क्योंकि जनरली ये एज्यूम होता है कि जो आर माइनस होता है उसका साइज बड़ा होता है आर प्लस से, तो जो भी बड़ा होगा उसे नीचे लिखना है, इन दोनों का रेशियो, इसे कहेंगे हम रेडियस रेशियो। ठीक है, अब इसकी लिमिट होती है कि पहले इनिशियल लिमिट क्या है, फाइनल लिमिट क्या है। इससे फायदा क्या होगा, इससे हम किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ठीक है, तो दो फायदे होते हैं इससे हमें। अब इससे फायदा, पहली रेंज क्या होती है, पहली रेंज होती है कि अगर सपोज करो इसका 0 से लेके 0.155 तक आया, ठीक है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 और इसका शेप हो जाएगा लीनियर, जो आपके पास है नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लीनियर है पहला। दूसरी चीज क्या है, जो रेंज होगा 0.155 से लेके 0.225 तक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3 और इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल। ठीक है, तो जैसे ही देखोगे आप इन दोनों का डिवाइड करके इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्राइगोनल है। अब 0.225 से लेके 0.414 तक, अगर इसके बीच में रेंज है तो इसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल याद रखना। फिर उसके बाद 0.414 से लेके 0.732 तक, इसके बीच में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। और अगर 0.732 से लेके 1 के बीच में हुआ तो उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8,
और इसे कहते हैं क्यूबिकल। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये होता है रेडियस रेशियो या लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ठीक है। तो इसमें जो रेंज आएगी इससे हम बता देंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है, या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, या वाइड कौन सा है उसमें, ठीक है। ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल, इसे बीसीसी भी बोलते हैं, बीसीसी। तो ये याद हो जाएगा। सर ऑक्टाहेड्रल हाँ, का कितना? ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और रेंज होगी 0.414 से 0.732 तक। ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और रेंज है 0.414 से 0.732 तक। ओके हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर, ये रेडियस रेशियो याद करना पड़ेगा ना? हाँ ये याद करना पड़ेगा आपको, ज्यादातर दो ही याद करो बस, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ही आते हैं बस ज्यादातर। और अगर इसमें कई बार क्वेश्चन आ गया टेट्राहेड्रल के लिए, तो ध्यान रखना टेट्राहेड्रल के लिए जो वैल्यू होती है टेट्राहेड्रल का, अगर एक रेडियस दे दिया और दूसरा पूछ लिया जैसे r प्लस आर माइनस, तो इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो 0.225। और अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए वैल्यू होगी, ऑक्टाहेड्रल के लिए तो क्या होगा, r प्लस आर माइनस इज इक्वल टू 0.414। ये ओके सर। एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें ये याद करना है, ये इनिशियल स्टेज याद करनी है उसकी। देखो ऑक्टाहेड्रल का पहला याद करना है इसके लिए रेडियस रेशियो के लिए, और टेट्राहेड्रल का भी सर इनिशियल स्मॉल याद आर करना मीन्स यहाँ पे प्लस पे है क्या? है। हाँ, स्मॉल आर का मतलब प्लस वाला और कैपिटल आर मीन्स माइनस वाला, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसे नीचे लिखेंगे, तभी तो 1 से कम आ रही वैल्यू। अगर ऊपर बड़ा लिख दिया नीचे छोटा लिख दिया तो क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगी। और जितनी भी वैल्यू लिखी है मैंने वो 1 से कम लिखी है, यानी जो वैल्यू बड़ी होगी उसे नीचे लिखना है और जो छोटा होगा उसे ऊपर लिखना है, ठीक है। यस सर, यस सर। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर में देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो इसे। ये देखो लिमिटिंग रेडियस के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। ये पूछ रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें रॉक सॉल्ट टाइप वगैरह मैंने आपको नहीं बताया, रॉक सॉल्ट टाइप होते हैं, और ये भी आपके कोर्स से हटा दिया है लेकिन पहले का है इसीलिए आता है। एज लेंथ ऑफ फेस, देखो ये एज लेंथ एफसीसी की आपको दी है, रॉक सॉल्ट टाइप है, और एज लेंथ दे दिया आपको कितना, 508 pm। तो एज लेंथ का मतलब ए आपको दे दिया है कितना, 508 pm, ठीक है। और वो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कैटायन इज, कैटायन का मतलब आर प्लस, आर प्लस का रेडियस कितना हो गया 110 pm। तो रेडियस ऑफ एनायन, इसे तो मैंने अभी बताया नहीं आपको, रॉक सॉल्ट टाइप को, ये शायद सब वैसे ही है, इसको हटा देते हैं पहले। यहां से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब इसमें बताओ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पहला है ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो आ, इसमें से कौन सा होगा, एक मिनट। हाँ, अब सही दिख रहा है। यस सर। हाँ अब बताओ कि पहले का आंसर क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और अल्फा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन चारों में से कौन सा होगा। सर ट्राइक्लिनिक। सर ट्राई क्लिनिक में तो कोई भी सेम नहीं होता है, ये तो सबसे ज्यादा क्या है,
डिसऑर्डर वाला है? थर्ड वाला होगा मोनोक्लिनिक। हाँ, मोनोक्लिनिक होगा ये। ठीक है, मोनोक्लिनिक में ये सेम नहीं होते हैं, लेकिन अल्फा और गामा होगा 90 का, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यस सर। ये याद करना पड़ेगा आपको। सेकंड बताओ, देखो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन सा होगा? मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल। ट्राइक्लिनिक। हाँ, ट्राइक्लिनिक। अभी बोला ना, इसका कोई भी चीज सेम नहीं होती, सारे के सारे नॉट इक्वल होता है, तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होगा। अब थर्ड वन का बताओ, ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं? सर आपको बताया 14। था उसने। हाँ, सर 14। कितना? 14। तो ब्रेविस लैटिस हो जाएंगे 14। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी वही आ गया सेम। इसमें आपको जबरदस्ती उसने क्या किया, वैल्यूज के बेस पे दे दिया। देखो ए और बी इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी। देखो ए और बी इक्वल है, देखो वैल्यू दोनों की सेम है बट नॉट इक्वल टू सी। और अल्फा और बीटा 90 है और गामा है 120। तो इन चारों में से कौन होगा? अल्फा सॉरी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। और दूसरा इसमें सर अल्फा और बीटा 90 है बट गामा इज नॉट इक्वल टू, गामा इज 120। तो कौन सा होगा इन चारों में से? हेक्सागोन। हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनालिसिस बेस्ड है ये। इन अ सिंपल क्यूबिक सेल ईच पॉइंट ऑन ए कॉर्नर इज शेयर्ड बाय। देखो एक कॉर्नर मैंने आपको बोला था ना, कितने यूनिट सेल से शेयर करता है? 8 यूनिट। सर 8। 8 से, वेरी गुड। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, इन अ फेस क्यूबिक सेल एन एटम एट फेस कंट्रीब्यूट। देखो एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करेगा इन चारों में से, बताओ कितना? 1/4। 1/4। और दूसरा आंसर? सर हाफ बोला है। हाफ। हाफ हो जाएगा। देखो एक फेस हाफ कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि फेस बीच में आता है ना, तो दो रूम ही तो उसके कंट्रीब्यूशन में आते हैं, तो एक को आधा देगा, दूसरा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो एक फेस हाफ कंट्रीब्यूशन करता है। क्लियर है कि नहीं है? यस। हाँ, फिर 1/4 कैसे आया? अब नेक्स्ट देखो, 7th क्वेश्चन। 7th में है बीसीसी। देखो एन एटम एट द बॉडी सेंटर, जो बॉडी सेंटर में रखा आपने, वो कितने को कंट्रीब्यूट करेगी? कितने यूनिट सेल से शेयरिंग करेगी वो? सर 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 2 यूनिट सेल। 2 यूनिट सेल। जो बॉडी सेंटर में रखा हुआ है, जैसे बॉडी सेंटर है और इसके आपने बीच में रख दिया ऐसे, तो कितने यूनिट सेल से शेयरिंग करेगा? जैसे ये यूनिट सेल हो गया 1 और ये 2, और आपने अपने रूम के अंदर रख दिया, बीच में रख दिया ऐसे, यहाँ पे बीच में रख दिया आपने, और वो एटम कितने यूनिट सेल को सर शेयर करेगा? 1 यूनिट सेल। हाँ, 1 यूनिट सेल को। क्योंकि 2 कैसे करेगा, वो तो अपने रूम के अंदर रखा हुआ है ना, रूम के बीचों बीच में रखा हुआ आपने। बॉडी सेंटर मतलब रूम के बिल्कुल सेंटर में रख दिया आपने, तो वो किसी से शेयरिंग ही नहीं करेगा। इसीलिए तो एक पूरा एटम वहां पे यूज होता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following type of cubic lattice has maximum number of atom per unit cell? अब मैंने आपको सारे नंबर ऑफ एटम निकाले हैं, बताओ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके होंगे? सिंपल के, 1। बीसीसी के, एफसीसी या ऑल? सर हाँ बताओ। सर एफसीसी के। एफसीसी के, राइट। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम होते हैं 4 एटम पर यूनिट सेल। बीसीसी में होते हैं 2 एटम पर यूनिट सेल। सिंपल में होता है 1, और ऑल सेम नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3rd। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट ऑफ ए सिंपल क्यूबिक। देखो अभी मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ एटम बताओ सिंपल में कितने हैं, यूनिट सेंटर क्यूबिक यूनिट में कितने हैं, और एफसीसी में कितने हैं। अगर वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ मोनोएटॉमिक एलिमेंट ऑफ सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी, और तीसरा एफसीसी। बताओ अभी मैंने बताया कि कितने नंबर ऑफ एटम है, तो क्या आंसर होगा? 1 2 BCC 3 4, कौन सा आंसर होगा? सिंपल में कितने यूनिट्स कितने एटम होते हैं, और बीसीसी में कितने होते हैं, और एफसीसी में कितने होते हैं? सर 1 2 एंड 4, सिंपल में 1 और सिंपल सेंटर में क्यूबिक 1 और बीसीसी में बीसीसी 2 में 2 और एफसीसी और में एफसीसी 4, में 4। यानी सेकंड आंसर। तो ये देखो यही तो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो लगभग 40 to 50% ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़े हाई लेवल होंगे। एजर्शन रीजन वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। हाँ उसको उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ ये वाला 10th, विच वन इज द फॉलोइंग इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव कौन है इन चारों में से? प्रिमिटिव किससे बोलेंगे? सर सिंपल। हाँ सिंपल को सर प्रिमिटिव भी सर बोलते हैं। हाँ सिंपल वाला, ठीक। अब ये बताओ, इन अ बीसीसी a metal atom at center of a cell is surrounded by how many metal atom। जो बीच में देखो बॉडी के बीच में, अब ये कितने एटम को सराउंडेड करेगा? सिंपल कितना? बीसीसी है ना, तो बीसीसी में आपने बीच सेंटर में रख दिया। अब ये कितने किसको टच करेगा? ये कॉर्नर को टच करेगा सारे। तो कितने कॉर्नर है हमारे पास? सर 8। 8 है, तो 8 को ही टच करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने Yes. बीच में रखा है ना। तो ये एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर को टच करेगा, तो उतने ही एटम्स के सराउंडेड में होंगे, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, लास्ट है आज के लिए ये, बाकी आप खुद ट्राई करना है इसे, और उसके बाद फिर हम कल डिस्कशन करेंगे। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए बी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दिस क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर व्हेन एटम ए आर, देखो ए कॉर्नर पे रख दिया आपने, और बी कहाँ पे रखा है? बी एट द सेंटर, बी बिल्कुल सेंटर में रख दिया। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये मैंने आपको फॉर्मूले वाले क्वेश्चन में कराया है। तो बताओ, ए हमने रख दिया कॉर्नर पे और बी रख दिया बॉडी के सेंटर में, फॉर्मूला क्या होगा? बताऊं मैं या आ जाएगा आपको? बता दूं? 8 इसमें से कौन सा आंसर होगा? 1 2 3 4, ए बी या ए बी टू या ए यस टू सर बी, सर 3 कौन सा? हम्म, इसका आंसर होगा ए बी। कैसे होगा देखो, ए मैंने क्या कहा, कॉर्नर पे है। कितने कॉर्नर है हमारे पास? 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 1/8। तो आंसर कितना आ 8 गया? 1, ठीक है। 1/8 हाँ 1/8 आ गया, तो 1/8 इंटू 8, क्योंकि 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? 1/8। तो टोटल कितने एटम हो गए ए के? 1। और बॉडी सेंटर में अभी हमने कहा कि एक पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है, सेंटर में रखा होता है, तो 1। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? ए और बी का रेशियो 1 क्या हो जाएगा? 1:1, यानी ए बी इज द आंसर। क्लियर है? ए बी आंसर हो जाएगा, ए बी। 1:1 हाँ 1:1 का, ठीक है। तो ऐसे ही देखो ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है इसमें, तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और मैं भेजता हूँ, ये आपको भेजा हुआ है मेरे ख्याल से निधि मैंने, और श्वेता को भी भेज देता हूँ। तो ये क्वेश्चन करो, कल हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? यस यस सर। सर ठीक है फिर।
तो आज के लिए Yes, इतना ही बहुत sir. है। ठीक है, बाय बाय Thank you, sir. एंड हैव अ नाइस डे।